नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना हो तो मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा, लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशली एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स लाइफ में हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर मशीन इक्विपमेंट के लिए वो एप्लीकेबल है। Thermodynamics is a branch of science that deals with energy transfer and its effect on the state or condition of a system. It means thermodynamics साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है एनर्जी ट्रांसफर से और उसके इफेक्ट से। किसके लिए, किसके ऊपर? स्टेट और कंडीशन ऑफ द सिस्टम पर। इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, एनर्जी और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी, हीट, वर्क और प्रॉपर्टीज के रिलेशनशिप में भी संबंधित होती है थर्मोडायनेमिक्स। और अगर कोई सिस्टम में कोई प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं, ये भी जानने में बहुत मदद करती है थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स को हम 3E का साइंस बोल सकते हैं। वो 3E हैं एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस जैसे आईसी इंजन, पावर प्लांट्स, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेस जैसे फैन, ब्लोअर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, केमिकल प्रोसेस प्लांट्स, ऑटोमोबाइल्स, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लॉज। थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली 4 लॉज हैं। जीरोथ लॉ जो कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में नॉलेज देता है। थर्ड लॉ जो कि एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी के बारे में बात करता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री, जो भी सिस्टम आप स्टडी करना चाहते हैं, यानी कि जो भी फिक्स्ड मास या क्वांटिटी ऑफ मैटर विच यू आर कंसिडरिंग फॉर योर एनालिसिस इज टर्म्ड एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सराउंडिंग्स, उसके आसपास की सभी चीज़ों को सराउंडिंग्स कहा जाता है। और एक इमेजिनरी एनवलप या फिर फिजिकल एनवलप भी हो सकता है वो, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करे, उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। जिन बाउंड्री से हीट पास ना हो पाए उसे एडियाबैटिक बाउंड्रीज, और जहाँ पे हीट ट्रांसफर हो पाए उन्हें डायथर्मल बाउंड्री कहा जाता है। हीट एनर्जी इंटरेक्शन होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। हीट का ट्रांसफर विदाउट एनी मास ट्रांसफर होता है, और ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अब टेम्परेचर डिफरेंस किस किस में होता है? वो होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स में। हीट की एसआई यूनिट जूल होती है। अगर कोई भी सिस्टम हीट रिसीव करता है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर सिस्टम हीट रिजेक्ट करता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। और अगर कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होती तो उसकी वैल्यू 0 ली जाती है। हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम को हीट ट्रांसफर रेट कहा जाता है, जिसका कि इस्तेमाल होता है आपको हीट एंड मास ट्रांसफर सब्जेक्ट में, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। स्पेसिफिक हीट वो हीट होती है जो किसी भी सब्सटेंस की 1 यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करे। हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट होता है मास और स्पेसिफिक हीट का। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी और एनवायरनमेंट। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसका मतलब ये सिस्टम के साइज या मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं तो वहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा। पहला लॉ, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ बोलता है कि अगर आपके 2 सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, जैसे कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, और सिस्टम 2 और सिस्टम 3 थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो सिस्टम 1 और सिस्टम 3 भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। वर्क के बारे में हम आज तक पढ़ते आए हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जबकि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क एक इंटरेक्शन जो क्रॉस करे बाउंड्री को, उसको वर्क माना जाता है। और ये
आपके सिस्टम में स्टोर नहीं किया जा सकता। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है और इसे हम डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क अगर कोई सिस्टम करे सराउंडिंग्स के ऊपर तो उसे पॉजिटिव माना जाता है, और अगर सराउंडिंग्स सिस्टम के ऊपर करें तो उसे नेगेटिव माना जाता है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर स्टोर होती है, जैसे ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर जो एनर्जी होती है वो काफ़ी वीक होती है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, उसके अलावा सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो इट इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक टर्म आता है थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी। एंथैल्पी एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी सिस्टम का हीट कंटेंट आपको बताती है। ये सम होती है इंटरनल एनर्जी और प्रोडक्ट का प्रेशर और वॉल्यूम के। टोटल एंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय U प्लस PV। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। या फिर अगर मैं दूसरे टर्म्स में कहूँ तो हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। एक तरीके से अगर कोई भी वर्क इंटरेक्शन पॉसिबल ना हो किसी सिस्टम में तो द अमाउंट ऑफ नेट हीट ट्रांसफर इट इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि अगर वर्क बिल्कुल एब्सेंट है तो जो भी एनर्जी होगी वो आपके इंटरनल एनर्जी में चेंज लेकर ही आएगी। और अगर किसी एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। उस केस में Q 0 होता है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं फर्स्ट लॉ के, जैसे फर्स्ट लॉ फेल्स टू एक्सप्लेन द कंडीशंस अंडर विच एनर्जी कन्वर्जन्स आर पॉसिबल। मतलब आपको वो कंडीशंस के बारे में नहीं बताएगा जिस कंडीशन में आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। उसके अलावा लॉ मान के चलता है कि आप वर्क को एनर्जी में और एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात आती है PMM, परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड की जो होती है वो एक इमेजिनरी डिवाइस होती है जो कि कंटिन्यूसली वर्क सप्लाई करती है विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और एनी अदर सिस्टम। परपेचुअल मोशन मशीन्स रियलिटी में नहीं होती बिल्कुल भी। थर्मल रिजर्वॉयर्स, थर्मल रिजर्वॉयर्स एनवायरनमेंट का वो पार्ट होते हैं जो कि हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट गेटिंग चेंज इन देयर टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं सोर्स में से कुछ भी हीट निकाल लूं तो सोर्स का टेम्परेचर बदलने वाला नहीं है, और सिंक में मैं कितनी भी हीट डाल दूं उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। हीट इंजन, हीट इंजन वो डिवाइस होता है जो कि कंटिन्यूसली वर्क प्रोड्यूस करता है जब वो एक क्लोज साइकिल में चल रहा हो। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज गिवन एज नेट वर्क आउटपुट बाय टोटल हीट इनपुट। अगर सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब हो रही है और हीट इंजन सिंक में Q2 हीट आपकी रिजेक्ट कर रहा है तो नेट वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। दूसरी चीज आती है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर एक तरीके से करीब करीब सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। हीट पंप का काम होता है आपके स्पेस को और हीट करना, जबकि रेफ्रिजरेटर का काम होता है ठंडी जगह को और ठंडा करना। हीट पंप ऐसा डिवाइस होता है जो कि हीट सप्लाई करता है हायर टेम्परेचर पे, और इसका परफॉर्मेंस को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इट इज गिवन बाय हीट सप्लाइड एट हायर टेम्परेचर बाय वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस है जो कि आपका लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से और हीट निकाल के सराउंडिंग्स को देता है। इसका COP होता है हीट एक्सट्रैक्टेड एट लोअर टेम्परेचर बाय वर्क इनपुट।
अब हमने हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पढ़े। इनको पढ़ने का मेन कारण था कि इनका यूज होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकेंड लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन which while operating in a cycle produces no other effect except the extraction of heat from single temperature reservoir and do equivalent amount of work। मतलब अगर कोई भी हीट इंजन आपका सोर्स से Q1 हीट ले रहा है और वो वर्क W कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि W विल बी इक्वल टू Q1, यानी कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा ही होगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया था क्लॉशियस ने। उन्होंने कहा था इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एड ऑफ एनी एक्सटर्नल वर्क। मतलब किसी भी डिवाइस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोअर टेम्परेचर से हीट निकाल के हायर टेम्परेचर पे डालें विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल वर्क। दोनों की बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। आइए समझते हैं कैसे। एक का वॉयलेशन दूसरे का भी वॉयलेशन होता है। कैसे? पहला लेते हैं अपन। क्लॉशियस स्टेटमेंट का वॉयलेशन लीड्स टू वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। मैंने एक ऐसी हीट पंप मान ली जो कि सिंक यानी कि कोल्ड बॉडी जिसका टेम्परेचर T2 है वहां से Q2 हीट लेती है और वही हीट Q2 बॉडी एट हायर टेम्परेचर जो कि T1 पे है उसे सप्लाई करती है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। अब अगर मैं वापस से इसी जो आपका हॉट बॉडी थी उससे हीट Q1 वापस लूं और एक हीट इंजन लगा दूं और जो भी वर्क हो वो W हो और हीट जो रिएक्ट हो रही है वह Q2 हो, तो वर्क डन जो मैंने अपनी हीट इंजन लिया वर्क डन विल बी गिवन बाय Q1 माइनस Q2। अगर मैं इनका कंसोलिडेटेड डायग्राम बनाऊं तो आप देखेंगे कि मेरा Q2 हीट एब्जॉर्ब की थी हीट पंप ने और Q2 हीट रिजेक्ट कर दी हीट इंजन ने, तो Q2 आपस में कैंसिल हो गया, यानी कि Q1 माइनस Q2 नेट मैंने हीट ली है हॉट बॉडी से और वर्क जो हुआ वो भी Q1 माइनस Q2 हो गया। ऐसा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बिल्कुल मना करता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि मैं क्लॉशियस स्टेटमेंट को वॉयलेट करके चला था और एंड में मेरे को केल्विन प्लैंक भी वॉयलेट हो गई। चलिए इसी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं। वॉयलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट्स लीड्स टू वॉयलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट। मैं एक ऐसा सिस्टम मान लेता हूं जहां पे कि हीट इंजन Q1 हीट हायर टेम्परेचर बॉडी से लेता है और 100% उसे कन्वर्ट करता है वर्क में। साथ में इसी के अगर मैं एक हीट पंप लगाऊं जो कि Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोल्ड बॉडी से और वर्क जिसको मैं इनपुट दे रहा हूं Q1 के बराबर, तो उस केस में वो हॉट बॉडी को हीट सप्लाई करेगा Q1 प्लस Q2। अब अगर मैं ये इस हीट इंजन और हीट पंप का कंसोलिडेटेड डायग्राम बनाऊं तो हीट इंजन में हीट वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही थी Q1 और हीट पंप में वर्क का जो इनपुट था दैट वाज Q1। तो अगर मैं इन दोनों को सम करके लिखूं तो नेट वर्क इज 0। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं डायग्राम की तो Q2 हीट एब्जॉर्ब हो रही है कोल्ड बॉडी से और Q2 हीट ही सप्लाई हो रही है हॉट बॉडी को। दिस इज वॉयलेशन ऑफ क्लॉशियस स्टेटमेंट। तो वॉयलेशन ऑफ वन स्टेटमेंट लीड्स टू वॉयलेशन ऑफ अदर स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड का PMM2 इज a machine which converts all heat input into work while working in a cycle। मतलब आपकी 100% हीट एक तरीके से कन्वर्ट हो जा रही है वर्क में अगर वो कभी भी किसी क्लोज साइकिल में काम कर रहा है। PMM रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगला टॉपिक एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर मैं दूसरे शब्द में कहूं तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी का
बढ़ना होता है। एंट्रोपी एक पॉइंट फंक्शन है। अब ये एंट्रोपी के बारे में हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ ऑल द होमोजेनस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकम्स जीरो। यानी कि एट एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 डिग्री केल्विन पर पूरा का पूरा आपका एंट्रोपी यानी हीट कंटेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो ऑफ एन होमोजेनस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।